चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा?
गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा, मैं इस मनहूस बांझ का साया भी अपने बच्चे पे ना पड़ने दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो दीदी, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना काला साया हमारे बच्चों पे डालो। दूर रहना आज से मेरे बच्चे से। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? बांझ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं मेरा बुरा साया तुम्हारे बच्चों पे पड़ेगा। मैं भी तो उन्हें प्यार करती हूँ, माँ की तरह। आहा, बड़ी आई माँ बनने वाली। इन बच्चों की माएं अभी जिंदा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी मैना अपनी बहनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और भगवान से बातें करती हुई कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तूने मुझे औलाद के सुख से दूर रखा? इतनी अभागी हूँ कि अब मेरा साया भी बुरा हो गया। जिस बच्चे पे भी मेरा साया पड़ेगा, क्या उसके लिए अच्छा नहीं होगा? तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी भगवान? इससे तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। ऐसी व्यर्थ जिंदगी जीने से अच्छा मुझे मार दे भगवान, मार दे। तभी कुछ दिनों में पता चलता है कि मैना गर्भवती है, जिससे गोपाल बहुत खुश होता है और मैना को खूब खिलाता पिलाता है, उसकी अच्छे से सेवा करता है। हे गौ माता, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी और दूध दोगी। तुम्हें बच्चा नहीं होता था, इस बात से तुम भी बहुत दुखी थी, मैं जानता हूँ। बस अब तुम अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जलती हैं। क्या दीदी, मैंने सुना है तुम गर्भ से हो? हाँ चमेली, बस तुम सबकी दुआ है। आहा, इतना इतराओ मत, अभी अभी तो गर्भवती हुई हो, और वो भी इतनी देर के बाद। क्या पता जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर जाए फिर। शुभ शुभ कहो बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे बच्चे की मरने की बातें क्यों कर रही हो? इतनी देर बाद मुझे बच्चा होने जा रहा है और मालिक को इतने समय बाद मेरी वजह से खुशी मिलने जा रही है, और खुद भी तुम माँ बनने वाली हो। ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा तो तुम नाम भी मत लेना, मेरा बच्चा बस थोड़े दिनों में बाहर आने वाला है। मैना अब गर्भ से भी हो गई थी, पर उसकी बहनें अभी भी उसको सुनाने में बाज नहीं आती थीं। अरे गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने सुना है तुम्हारी तीसरी गाय भी गर्भवती है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे कहने पे उसे नहीं बेचा। अरे भाई साहब, अगर वो गर्भ से ना भी होती तब भी मैं उसे नहीं बेचता और हमेशा उसे अपने पास रखता, उसकी सेवा करता। कभी निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करके देखो, घर में सुख संपत्ति और धन की कभी कमी नहीं होती है। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जल बुन जाती हैं। कितने अच्छे हैं मालिक, भगवान आपको बहुत तरक्की दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तभी कुछ दिनों में चंपा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और बहुत रोती है। मैं कितनी अभागी हूँ, जन्म लेते ही मेरा बच्चा मर गया, एक बार मेरा दूध तक ना पिया। चमेली बहन, क्या तुम अपना बच्चा मुझे थोड़े समय के लिए दोगी? मुझे दूध पिलाना है। ना बहन, दूर ही रहो तुम मेरे बच्चे से। अपना बच्चा तो खा चुकी हो, अब क्या मेरा खाना चाहती हो? जितना दूर रह सको उतना दूर रहो मेरे बच्चे से। चमेली की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत रोती है। फिर कुछ ही दिनों में मैना एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और चंपा से कहती है, चंपा, तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना बच्चे को दूध पिलाने का, और तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे, तुम तरसती होगी ना। मेरे बच्चे को तुम दूध पिला सकती हो, और आज से मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ कह के पुकारेगा। वैसे भी रिश्ते में तुम उसकी मौसी हो, और मौसी तो माँ जैसी होती है ना। आज से मेरे बच्चे की दो माँ है। मैना की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत शर्मिंदा होती है
और सोचती है कि जिस बहन को वो बच्चे के लिए इतना ताने सुनाती थी, आज वही उसके दर्द को समझ रही है। कितनी अच्छी हो दीदी तुम। हमने तुम्हें माँ बनने के लिए कितने ताने सुनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के मरने की बात भी की। हम दोनों से अच्छी सही मायने में माँ तुम ही हो। भूल जाओ पुरानी सारी बातें, अब सब सही होगा। चंपा अब मैना के बच्चे को भी दूध पिलाती और बच्चा मैना के साथ साथ चंपा को भी माँ कह के बुलाता और गोपाल की अब तीनों गायें दूध देती। गोपाल का अच्छे से काम चल रहा था। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो आंखों से अंधा था। रघु की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम इमली था। दरअसल रघु की पत्नी इमली के छोटे में ही गुजर जाती है। इमली की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में रघु अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, जिस वजह से वो पहले की तरह अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो काफी हद तक कोशिश करता था कि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाए और बेचारी इमली अपने छोटे में ही अपने बाप का काम में हाथ बटाती। रघु के पास भोली नाम की एक गाय थी। भोली तो भोली ही थी, जैसा नाम था वैसे ही वो खुद भी थी। इमली अपनी माँ को बहुत पहले ही खो चुकी थी। वो भोली को ही अपनी माँ मानती थी। भोली का एक बछड़ा भी था। इमली पूरा दिन भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, खेलती और उसका दूध भी पीती और भोली को माँ कह के भी पुकारती। उफ, आ क्या हुआ इमली? कितनी बार तुमसे कहा मैंने, खुद रोटी बना लूंगा। जला लिया ना हाथ तुमने। तुम क्यों ऐसे काम करती हो बेटा? तुम ये सब नहीं कर सकती, बहुत छोटी हो अभी। नहीं बाबा, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आप बस रोटी खा लीजिए। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मैं भोली माँ का दूध पी के सो जाऊंगी बाबा। इमली तो भोली को ही अपनी माँ मानती थी, पर भोली भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती थी। यहाँ तक कि भोली इमली से बात भी करती थी। पूरा दिन इमली भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, वहीं पे सोती, खाती और उसका दूध भी पीती और इमली ही भोली को जंगल चराने भी ले जाती। फिर एक दिन की बात है, इमली बड़ा सा बर्तन लेकर भोली के पास आकर कहती है, भोली माँ, मैं दूध लेने आई हूँ। जल्दी से दूध दे दो, फिर तुम्हें चराने जंगल जाना है। हाँ तो मेरी बच्ची, ले लो दूध। मैंने कभी मना किया है जो आज करूंगी। उसके बाद भोली खड़ी हो जाती है इमली को दूध देने के लिए। इमली कुछ दूध बर्तन में निकाल लेती है और कुछ वहीं पी लेती है, उसके दूध में मुंह लगा के। फिर उसके बाद भोली को लेकर चराने जंगल जाती है। जब तक भोली घास चरती है तब तक इमली खूब खेलती है और बेर खाती है। भोली घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। अरे वाह, वहाँ दूर मुझे खूब बड़ी बड़ी घास दिख रही है। पर मैं घास खाने दूर निकल गई तो इमली अकेले रह जाएगी। लेकिन घास भी तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी है। जी भी बहुत ललच रहा है। हाँ, ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी जाके घास खा के आ जाती हूँ। तब तक इमली अपने खेल में व्यस्त है। भोली घास खाने चली जाती है। जैसे ही वहां घास खाने लगती है, तभी भोली पे जंगल के शेर की नजर पड़ जाती है। शेर बहुत खुश हो जाता है, आज उसे इतना अच्छा शिकार मिला। हैं? शेर? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। भोली भागने लगती है और शेर उसके पीछे पीछे भागता है। एक जगह भोली थक हार के गिर जाती है और घुटने के बल गिर जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मूर्ख गाय, मुझसे दूर भाग रही है। हाँ, वैसे तुम तो बहुत तंदुरुस्त गाय हो। तुम्हें खा के मुझे 1 हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। कैसे ना खाऊं? हाथ आया हुआ शिकार कैसे छोड़ दूं? ठीक है महाराज, मैं समझ गई कि आज मेरी मौत आपके हाथों लिखी है। मैं आपका शिकार बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम?
महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम इमली है और एक मेरा बछड़ा है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, नादान हैं, मेरा दूध पीते हैं और अगर वो मेरा दूध एक दिन ना पिए तो भूखे रह जाएंगे। मुझे बस एक बार घर जाने दीजिए। मैं उन दोनों को खूब सारा दूध पिलाऊंगी और उनको किसी को सौंप के फिर यहाँ आपके पास वापस आ जाऊंगी। उसके बाद आपने मेरे साथ जो करना होगा कर लेना। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम अगर यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा वापस क्यों आओगी? नहीं महाराज, मुझ पे यकीन करिए, मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ। मैं जरूर वापस लौट के आऊंगी। शेर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। भोली उदास होकर घर आती है और सोचती है कि वो जा तो रही है पर अपने बच्चे को कैसे छोड़कर वापस आएगी, कैसे उन्हें समझाएगी कि उनकी माँ अब नहीं लौटने वाली। उधर इमली भोली को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी और वापस घर आ गई थी। इमली बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? और शाम हो गई है, भोली कहाँ है? बाबा, आप सच कहते थे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे बड़ों वाले काम नहीं करने चाहिए। मुझसे भोली माँ खो गई। हर जगह तलाशा मैंने, लेकिन माँ मुझे कहीं भी नहीं मिली। तू घबरा मत मेरी बेटी, भोली बहुत समझदार है, वो आ जाएगी। तभी थोड़ी देर में भोली उदास सी होकर घर वापस आ जाती है। बाबा, भोली माँ आ गई। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, भोली आ जाएगी। इमली और भोली का बछड़ा जाकर भोली के गले से लग जाते हैं। भोली इमली और अपने बछड़े को पेट भर दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। दूध पिला के वो इमली और अपने बछड़े से कहती है कि उसे जाना होगा, उसने किसी को वादा किया है। इमली और बछड़ा ये सुन के बहुत रोते हैं। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे? मैंने किसी से वादा किया है कि वो मुझे थोड़े समय के लिए जाने दे। मुझे अपने बच्चों को बता के आना है कि उनकी माँ अब कभी लौट के नहीं आने वाली। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हमेशा सबके साथ ईमानदार रहना। आगे जाके ये ईमानदारी ही तुम्हारी काम आएगी। ये कह के भोली वहां से चली जाती है। इमली और छोटा बछड़ा भोली माँ को पीछे से देखते रहते हैं। भोली जब जंगल पहुंचती है तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि गाय लौट आई है। भोली शेर के आगे घुटने टेक के सर झुका के बैठ जाती है। लीजिए महाराज, अब मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम अब लौट के नहीं आओगी, पर तुम तो बहुत ही ईमानदार गाय हो। अपनी जान के बिना परवाह किए वादा पूरा कर रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो और अपने बच्चों को खूब सारा दूध पिलाओ। भोली बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों के पास घर लौट आती है। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश थे और माँ के गले से लग जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।